गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी लोग लाइव आ जाओ। कैसी रही आप सबकी छुट्टी? केवल त्यौहार ही एंजॉय किए हो या फिर कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी किए हो? खूब नाग पंचमी मनाए हो आप लोग 2 दिन के छुट्टी में। चलिए बताइए कहाँ तक हुआ था? कहाँ तक हुआ था हमारी पॉलिटी की क्लास? हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ रहे थे। कहाँ तक हुआ था? और मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग 3-4 लोग ही आंसर देते हो, बाकी सब पढ़ते नहीं हो या फिर बातों को सुनते नहीं हो। कमेंट लिखने में क्या दिक्कत लगती है आप लोगों को? किसी चीज़ का जवाब दे दोगे तो क्या कोई नुकसान थोड़ी होगा, लेकिन आप लोग जवाब देने से बचते हो, बोलने से बचते हो। हम भी बचने लगे टॉपिक से। कंटेंट को छोटा कर दें। जब आप लोग कमेंट लिखने से बच रहे हो तो हम भी छोटा कर दें टॉपिक को, कंटेंट को छोटा कर दें। 4 दिन में भाग 5 ख़त्म कर दें। जो 14 दिन का भाग 5 है वो 4 दिन में कंप्लीट होगा, ठीक। और 4 दिन में हम केवल राष्ट्रपति पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? बिल पढ़ रहे थे ना, विधेयक। हम लोग विधेयक के बारे में आगे बात करेंगे। हमने बताया था कि विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, और उसमें बताया था कि जो 2 प्रकार के विधेयक होते हैं वो 2 आधारों पर बनाए जाते हैं। और उसमें से पहला आधार था कि बनाने के आधार पर। पहला था बनाने के आधार पर, और उसकी मैंने 2 कैटेगरी बताई थी। एक होता था प्राइवेट बिल और दूसरा होता था सरकारी बिल। इसकी बात हमने कर ली थी। प्राइवेट बिल वो था जो बिल कोई स्पेशल सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा का जो सदस्य लेकर आता था वही कहलाता था प्राइवेट बिल। और हमने बताया था सरकारी बिल। तो बताया था सरकारी बिल का मतलब है जो सरकार की तरफ से या मंत्रालय की तरफ से जो बिल आता है संसद के समक्ष, उसे ही कहते हैं सरकारी बिल या गवर्नमेंट बिल। और मैंने ये भी बताया था कि 99% बिल ही हमेशा क्या होते हैं? गवर्नमेंट बिल होते हैं। फिर हमने दूसरे आधार की बात की थी, और वो था प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर। और हमने कहा था कि नेचर के आधार पर कुल 4 प्रकार के विधेयक या बिल होते हैं। आपको उन चारों के नाम लिखने थे और चारों किस आर्टिकल से संबंधित है यही आपको लिखना था। लेकिन अच्छा लगा कि 3 से 4 लोगों ने कमेंट किया था। बाकी अफसोस की बात है कि लोगों के पास समय नहीं है, समय का अभाव है, ठीक। जिसके पास समय नहीं है उसके लिए काम दिया भी नहीं गया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे और विधायी शक्ति की बात कर रहे थे, और उसमें हम बात करेंगे विधेयक के बारे में, बिल के बारे में। जो 4 प्रकार से बिल आएंगे नेचर के आधार पर, अर्थात प्रकृति के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, ठीक। देखिए हमने ये कहा था कि प्रकृति के आधार पर कुल कितने प्रकार के विधेयक होते हैं? राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ रहे थे किस परिप्रेक्ष्य में? तो विधेयक के परिप्रेक्ष्य में, ठीक। विधेयक के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे थे, और जिसमें से सबसे पहला विधेयक होता है, जो सबसे पहली शक्ति होती है विधेयक में, क्या कहते हैं, जो प्रकृति के आधार पर, वो होता है साधारण विधेयक। कुछ लोगों ने कमेंट का सही रिप्लाई किया था, साधारण विधेयक, ठीक। और साधारण विधेयक किस आर्टिकल में है?
तो ये है आर्टिकल 107 में, आर्टिकल 107 में। तो एग्जाम में सीधे सीधे ये पूछा जाता है कि साधारण विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो वो अनुच्छेद है 107। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरा ये पूछा जाएगा, अगर उल्टा घुमा दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक अनुच्छेद 107 से संबंधित है, तो कौन सा विधेयक हो जाएगा? साधारण विधेयक या सिंपल विधेयक जिसे आप कह सकते हो, नॉर्मल विधेयक, नॉर्मल बिल होगा वो होगा। अब बात आती है, एक साधारण विधेयक कहते किसे हैं? साधारण विधेयक कहते किसे हैं? तो देखो, एक होता है धन विधेयक, एक होता है धन विधेयक। तो आप लिखोगे, पहले बता दे रहे हैं, धन विधेयक तथा वित्त विधेयक। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक साधारण विधेयक कहलाते हैं। यही आपको लिखना है, साधारण विधेयक कहलाते हैं। बातों को समझ लीजिए। लिखा हुआ साधारण विधेयक जो प्रकृति के आधार पर पहला विधेयक है, वो उससे संबंधित आर्टिकल है 107। उससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 107 है। और आर्टिकल 107 में कहा गया है कि जो भी धन विधेयक होंगे, जो मनी बिल होगा, और जो वित्त विधेयक होंगे अर्थात फाइनेंशियल बिल होगा, इन दोनों विधेयक को छोड़कर जितने भी प्रकार के विधेयक होंगे वो क्या कहलाएंगे? साधारण विधेयक कहलाएंगे। बहुत सिंपल सी लाइन लिखी हुई है अनुच्छेद 107 में। बातें क्लियर है? अनुच्छेद 107 में लिखा हुआ है कि वह विधेयक जो धन विधेयक मीन्स मनी बिल तथा वित्त विधेयक मीन्स फाइनेंशियल बिल से क्या हो? अलग हो। तो अगर इनसे अलग कोई भी बिल होगा तो वही क्या कहलाएगा? साधारण विधेयक कहलाएगा। सिंपल बिल कहलाएगा कौन? ये दोनों को छोड़कर। बातें क्लियर है? अगली हेडिंग डालिए, दूसरा विधेयक लिखिएगा धन विधेयक, जैसे इंग्लिश में कहते हैं मनी बिल। दूसरा लिखिए धन विधेयक। छोटे छोटे टॉपिक हैं ये सब, आर्टिकल्स बार बार पूछे जाते हैं। दूसरा विधेयक लिखिएगा, दूसरा बिल लिखिए धन विधेयक। धन विधेयक जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्या? मनी बिल। जिसे हम क्या कहते हैं? मनी बिल कहते हैं, धन विधेयक। ठीक, धन विधेयक कहते हैं। अब एक बात आती है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है, पहला क्वेश्चन होगा। दूसरी बात आती है धन विधेयक के अंतर्गत आता क्या क्या है। धन विधेयक के अंतर्गत आता क्या क्या है। तो अगर पूछा गया अनुच्छेद की बात की गई तो इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 संबंधित है किससे? मनी बिल से, धन विधेयक से। और अगर पूछा गया धन विधेयक से संबंधित मामले कौन से होते हैं, तो मामले होते हैं यदि कोई कोष की बात हो, यदि कोई कोष से संबंधित मामला हो, या फिर जिसे कहते हैं कोई निधि हो। निधि जैसे आप लोग संचित निधि, ये सब जो निधि होती है। तथा अगर कोई भारित व्यय, भारित की इंग्लिश होती है चेंज्ड, मतलब भारित मतलब चेंज हुआ, चेंज्ड।
तो भारित का मतलब ये होता है चेंज, एक्सपेंडिचर मतलब भारित व्यय। अगर इनसे संबंधित कोई भी मामला हुआ, चाहे वो कोष से संबंधित मामला हुआ, किसी निधि से संबंधित मामला हुआ, फिर भारित व्यय मतलब कोई ऐसा व्यय जिसमें बदलाव किया गया हो, ऐसे संबंधित अगर कोई भी विधेयक आता है संसद के समक्ष तो वो कहलाता है क्या? धन विधेयक या मनी बिल कहलाता है। बातें क्लियर हैं? तो ये हो गया कोष, हो गया निधि, हमने बताया जैसे संचित निधि होती है, और क्या होता है प्राकृतिक निधि होती है, लेखा जोखा निधि होती है, कई प्रकार की निधि होती है। और तीसरा हमने बताया भारित व्यय। भारित व्यय का मतलब है कि ऐसा व्यय मतलब आप समझ रहे हैं एक्सपेंडिचर, खर्च, ऐसा खर्च जिसमें बदलाव किया जाए, बदलाव से संबंधित अगर कोई विधेयक हो तो इन सारे विधेयक को कहाँ रखा जाएगा? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत रखा जाएगा, और वो क्या कहलाएगा? धन विधेयक या मनी बिल कहलाएगा। बातें क्लियर हैं? साधारण विधेयक 107, धन विधेयक 110। बात क्लियर है? बातें यहां तक क्लियर हैं? अगर हम एक चीज़ और देख लेते हैं, कर की अगर बात करते हैं, टैक्स की बात करते हैं, तो वो भी अंतर्गत आता है इसी के। अगर कर से संबंधित मामला हुआ, अगर टैक्स से संबंधित मामला हुआ तो वो भी किस में आएगा? धन विधेयक के अंतर्गत ही आएगा। बातें क्लियर? जहां भी मनी की बात आएगी कुल मिलाकर। अब देखो तीसरा होता है वित्त विधेयक। तीसरा होता है वित्त विधेयक। लिखिएगा तीसरी हेडिंग, वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल। तीसरा लिखिए वित्त विधेयक, जिसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल बिल। जिसे इंग्लिश में लिखना और लिख लीजिएगा फाइनेंशियल बिल। और ये है आर्टिकल 114 का विषय। किसका विषय है? आर्टिकल 114 का विषय है। ठीक, अब देखो एक लाइन आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, आप लोगों ने सुना होगा सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। बातों को अच्छे से समझ लेना, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। ठीक, लेकिन आपने सुना होगा कि जबकि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। बातों को अच्छे से समझ लो कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, मतलब ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल। सभी प्रकार के धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी प्रकार के वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। बात क्लियर है? अब अगर आपको लिखना होगा कि वित्त विधेयक में कौन कौन है, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि सभी धन विधेयक। जो आपने भी धन विधेयक में लिखा था, क्या क्या? वही कोष, जो प्रधानमंत्री राहत कोष या पीएम केयर फंड, यही सब, वो सब क्या है? धन विधेयक हैं। सभी धन विधेयक जैसे संचित निधि हमने बताया, लेखा जोखा निधि, ठीक, और फिर हमने बताया प्राकृतिक निधि, या फिर हमने बताया धन विधेयक में कर की बात हो गई, टैक्स की बात हो गई, ऋण की बात हो गई, लोन की बात हो गई, या एक्सपेंडिचर ऐसा हुआ जो चेंज हो रहा हो, चेंज हो, ऐसा कोई विधेयक क्या था? धन विधेयक था। तो वे सारे विधेयक वित्त विधेयक होंगे जो ऑलरेडी क्या हो? धन विधेयक हो। ठीक, ये एक पॉइंट लिख लेना। अब लिखिएगा सभी धन विधेयक तथा जो विधेयक, लिखिएगा तथा जो विधेयक धन विधेयक नहीं होते, तथा जो विधेयक धन विधेयक नहीं होते
धन विधेयक नहीं होते उन्हें ही साधारण विधेयक द्वारा या साधारण विधेयक से जो विधेयक धन विधेयक नहीं होते उन्हें ही साधारण विधेयक से संबंधित वित्त विधेयक कहा जाता है। बातों को फिर से सुन लेना, वित्त विधेयक को। अगर कोई डाउट हो तो मैं एक बार फिर से पूरा लिख के समझा दे रहा हूं वित्त विधेयक को। रुकिएगा, एक बार आपने लिख लिया ना, देखिए हम क्या रहे हैं, एक बार बातों को अच्छे से समझ लो, बार बार ये कन्फ्यूजन नहीं होगी। हम बता रहे हैं वित्त विधेयक के बारे में। तो पहली बात तो हमने ये बताया कि ये किस आर्टिकल से संबंधित है, तो भैया बहुत फेमस आर्टिकल है आर्टिकल 114। अब वित्त विधेयक में 3 बातें कही गई हैं, जिसमें से सबसे पहला है, लिखिएगा सभी, हमने यही बताया भी है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। ये बात हमने लिखी थी। ये लाइन आप लोगों को क्लियर होगी अच्छे से। फिर दूसरी लाइन आप लिखिएगा कि जबकि सभी वित्त क्या आप होते हैं लिख लिए होंगे, मैं इधर लिख दे रहा हूं, सभी वित्त विधेयक होते हैं। फिर हमने लिखा है जबकि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। धन विधेयक नहीं होते, ये हमने दूसरा पॉइंट बताया। तीसरा पॉइंट आपने बताया, लिखिएगा जो विधेयक जो हमने लिखाया ना कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, तो वो क्या होते हैं, तो वही लिखिए जो विधेयक धन विधेयक नहीं होते, जो विधेयक धन विधेयक नहीं होते, उन्हें ही साधारण विधेयक से संबंधित, उन्हें ही साधारण विधेयक से संबंधित वित्त विधेयक कहते हैं या कहलाते हैं। वित्त विधेयक कहते या कहलाते हैं। कहलाते हैं। क्लियर है आपको? नीचे स्पेस कम था तो दिखाई दिया होगा आपको। हमने फिर से क्या लिखा यही बता दे रहे हैं कि जो विधेयक धन विधेयक नहीं होते, क्योंकि मैंने लिखाया भी कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे, तो फिर वो क्या होंगे, तो वो हमने कहा कि जो विधेयक धन विधेयक नहीं होते उन्हें ही साधारण विधेयक से संबंधित वित्त विधेयक कहा जाता है या कहलाता है। बातें क्लियर हैं? उसके बाद आप चौथा विधेयक लिखिए, संविधान संशोधन विधेयक। अगला विधेयक डालिए हेडिंग संविधान संशोधन विधेयक।
और वो आर्टिकल है 368। वो आर्टिकल है 368, 368। लिखिए, संविधान संशोधन विधेयक, और ये किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 368। ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 368 में है। और स्रोत क्या है इसका, संविधान संशोधन का? आप सबको पता होगा, दक्षिण अफ्रीका। ठीक, स्रोत क्या है? दक्षिण अफ्रीका है। अब इसमें भी दो प्रकार से संशोधन किया जाता है। इसमें भी दो प्रकार से संशोधन किया जाता है। एक होता है संसद द्वारा। अब लिखोगे क्या? यह विधेयक दो प्रकार से संशोधित होता है, या इस विधेयक में दो प्रकार से संशोधन किए जाते हैं, या विधेयक दो प्रकार का होता है। सबसे बढ़िया क्या लिखोगे? दो प्रकार का होता है, जिसमें से सबसे पहला होता है कि संसद द्वारा पास। संसद द्वारा पास। देखिए, संसद द्वारा पास विधेयक किसे कहते हैं? एक बात तो आपको पता है कि जो भी संविधान संशोधन की बात होगी तो वहाँ पर हमेशा किसकी बात होती है? अगर संविधान संशोधन की बात होगी तो वहाँ पर हमेशा बात होती है विशेष बहुमत की। विशेष बहुमत की बात होती है, आप सबको पता होगा। और विशेष बहुमत होता क्या है? पता हो तो अच्छी बात है, बाकी हम इसके बारे में बताएंगे जब हम आर्टिकल 368 को पढ़ेंगे। आर्टिकल 368 में भी ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक, तो हम आर्टिकल 368 बाद में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर बताएंगे कि विशेष बहुमत क्या होता है। ठीक, या फिर कोई विधेयक जब पास कराएंगे जिस दिन, उस दिन भी बता देंगे। तो अभी के लिए ये जानो कि जो संविधान संशोधन विधेयक होता है ये दो प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है संसद द्वारा पास। संसद द्वारा पास होगा किस पद्धति से? तो विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत से। और इसके अंतर्गत आता कौन है? संसद द्वारा पास विधेयक में आता क्या है? तो आप लिखोगे जो विधेयक या जिस विधेयक से, जिस विधेयक से केवल केंद्र प्रभावित हो, केवल केंद्र प्रभावित हो, ये होता है संविधान संशोधन का पहला विधेयक। जिसमें किसके द्वारा पास होता है? तो केवल किसके द्वारा? संसद द्वारा। किस पद्धति से? तो विशेष बहुमत से। लेकिन संसद द्वारा ही केवल कब पारित होगा? जब बात होगी कि यह केवल उस विधेयक से केवल कौन प्रभावित हो? केंद्र प्रभावित हो। और यदि कोई ऐसा विधेयक आता है जिससे प्रभाव केवल केंद्र सरकार को होता है, राज्यों को या राज्य सूची से कोई संबंध नहीं है उस विधेयक का, तब उस विधेयक में केवल संसद में संशोधन आवश्यक होता है। संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ये है पहला विधेयक। किससे संबंधित? संविधान संशोधन से संबंधित। और अगर हम दूसरे विधेयक की बात करते हैं, अगर हम दूसरे विधेयक की बात करते हैं तो आप क्या लिखोगे? इसी में आपको ऐड करवा दें हम, आप तो पूरा लिखोगे नया, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखें कि लिखना संसद के साथ साथ, या लिखिए दूसरा लिख ही लीजिए, दूसरा विधेयक लिखिए, संसद के साथ साथ आधे से अधिक, दूसरा विधेयक लिखिएगा
संसद के साथ साथ आधे से ज़्यादा, आधे से अधिक या आधे से ज़्यादा राज्यों द्वारा पास जो विधेयक होगा, ठीक, वो भी किस में आएगा? संविधान संशोधन में आएगा, विधेयक कहलाएगा। और यह विधेयक भी किसके द्वारा पास होगा? तो ये भी होगा किसके द्वारा? विशेष बहुमत द्वारा होगा। बातें क्लियर है? ये भी किसके द्वारा होगा? विशेष बहुमत द्वारा होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी? कब संसद के साथ साथ आधे से अधिक राज्य, मतलब 50+ राज्यों की भी आवश्यकता जरूरी होगी, उस विधेयक पर हामी जरूरी होगी? कब होगी? तो आप लिखोगे, जिस विधेयक से केंद्र तथा राज्य दोनों प्रभावित हों। क्या हों? दोनों प्रभावित हो। ये था बात विधेयक की। ये बात किसकी थी? विधेयक की बात थी। कब एक धन विधेयक होगा, कब वित्त विधेयक होगा, कब साधारण विधेयक होगा, और कब संविधान संशोधन विधेयक होगा। कब संविधान संशोधन करने में राज्यों की आवश्यकता होगी, कब संसद अकेले कोई संविधान संशोधन कर डालता है। मैं इन सारी कंडीशंस पर बात किया हूँ। ठीक, अगली शक्ति लिखिए। लिखिए अगली शक्ति, और वो होती है वीटो पावर। बस ये वीटो पावर ख़त्म हो जाए, फिर राष्ट्रपति की शक्तियाँ कल के लेक्चर में जहाँ तक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल राष्ट्रपति की शक्तियाँ 100% कंप्लीट कर देंगे। बस यही वीटो पावर में जो टाइम लगे लिखिएगा वीटो पावर। आप सबको पता होगा वीटो पावर से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, बताइए। और कितने प्रकार का होता है वीटो पावर? चलिए बताइए, वीटो पावर किस में होता है, किस आर्टिकल में? राष्ट्रपति को वीटो पावर मिला हुआ है। वीटो शक्ति या वीटो पावर जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक, कौन से आर्टिकल में है और कितने प्रकार की वीटो शक्ति होती है? याद होगा एक बार अब्दुल कलाम ने वीटो पावर यूज किया था मनमोहन सिंह के खिलाफ। बहुत फेमस वीटो पावर हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यूज किया था नेहरू के खिलाफ। और एक है बहुत फेमस ज्ञानी जैल सिंह राजीव गांधी के खिलाफ। और वही सबसे फेमस भी है, पूछा भी आता है वही। किस वीटो पावर का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने? पहली बात तो वीटो शक्ति आती है किस आर्टिकल के तहत? तो वो आर्टिकल है हमारा प्यारा 111। वीटो शक्ति किसके तहत मिली हुई है? आर्टिकल 111 के तहत मिली हुई है। अब वीटो पावर, वीटो शक्ति राष्ट्रपति को 3 प्रकार से मिलती है। कितनी प्रकार से होती है? 3 प्रकार से होती है, जिसमें से सबसे पहला होता है अत्यधिक। सबसे पहला होता है अत्यधिक वीटो शक्ति। अत्यधिक वीटो शक्ति। अत्यधिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट।
ABSOLUTE। ठीक, ये पहली शक्ति होती है अत्यधिक वीटो पावर, राष्ट्रपति को मिलती है। दूसरी शक्ति होती है जिसे हम लोग कहते हैं निलंबनकारी। दूसरी शक्ति होती है निलंबनकारी, निलंबनकारी वीटो शक्ति। और तीसरी शक्ति होती है जो सबसे फेमस है, उसे कहते हैं जेब शक्ति, जेब वीटो पावर, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं पॉकेट वीटो पावर। वीटो शक्ति, या फिर आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा इसे, इसी को क्या कहते हैं, पॉकेट। ठीक, जब कोई भी अध्यादेश या कोई भी विधेयक राष्ट्रपति कहाँ रख लेता है, अपने पॉकेट में रख लेता है, अपनी जेब में रख लेता है, और फिर वो गुलाम हो जाता है। वो उसी का वो शक्ति क्या कहते हैं, जो विधेयक होगा जिस परिप्रेक्ष्य से राष्ट्रपति ने उस वीटो शक्ति को लगाया था, वो उसका राष्ट्रपति का गुलाम हो जाता है। और ज्ञानी जैल सिंह ने वही काम किया था राजीव गांधी के खिलाफ। बहुत फेमस हुआ था जो पोस्ट ऑफिस अधिनियम है, राजीव गांधी के काल में 1986 में बहुत विवाद का विषय रहा था ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी का मामला। 1986 में इसी शक्ति का प्रयोग किया था। अत्यधिक का सबसे बड़ा उदाहरण आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो पेप्सू अधिनियम था, पेप्सू एक्ट था, उसके खिलाफ नेहरू ने एक एक्ट लाए थे, नेहरू एक एक्ट लाए थे, और उसको अपने क्या किया था, अत्यधिक वीटो शक्ति पावर लगा के रोक दिया था। ऐसे ही निलंबनकारी में एक फेमस केस आता है, जब देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और उन्होंने वर्ष 2006 में मनमोहन सरकार की जब सरकार थी, मनमोहन सिंह की, तो जो लाभ के पद का मामला था, आपने बहुत पढ़ा होगा, लाभ के पद पर ना हो, तो ऐसे संबंधित एक विधेयक था जिसे निलंबनकारी विधेयक, निलंबनकारी वीटो शक्ति को लगाकर APJ अब्दुल कलाम ने अपने वीटो पावर को यूज किया था। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित 3 प्रकार के वीटो पावर हैं, और उसके मैंने तीनों उदाहरण भी बता दिए। आर्टिकल है 111। ठीक, अब अगर तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझना चाहें, अगर थोड़ा थोड़ा समझना चाहें तो आप जानो कुछ बातें। पहली बार अत्यधिक वीटो पावर, अत्यधिक वीटो पावर में राष्ट्रपति किसी भी मामले को, किसी भी मामले में क्या कर सकता है, बिल को रोक सकता है। पास होने से कोई भी बिल हो, विधेयक हो, उसे रोकने की शक्ति होती है, वो किसी भी प्रकार का हो, बस संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर। बात क्लियर है? तो ऐसा अगर कोई मामला आता है, खासकर जब कोई प्राइवेट बिल होता है, ये हमेशा प्राइवेट बिल के लिए होता है, अत्यधिक का प्रयोग हमेशा प्राइवेट बिल पर होता है। और राजेंद्र प्रसाद ने यही किया था नेहरू के खिलाफ जब पेप्सू एक्ट आया था। ठीक, तो ये बातें होती हैं अत्यधिक में कि कोई भी अगर राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है, किसी भी बिल को मना कर सकता है, परंतु वह बिल प्राइवेट होना चाहिए। एक तो ये बात होती है, और एक बात करता है राष्ट्रपति अत्यधिक का प्रयोग तब भी करता है कि यदि चुनाव होता है। एग्जाम्पल में ये है कि जैसे आज के टाइम पे गवर्नमेंट जो हमारी जो भी पार्टी की सरकार है, ये एक बिल लेकर आती है, ये एक बिल लेकर आती है, और बिल अभी पारित नहीं हुआ है, इतने में सरकार चेंज हो जाती है किसी भी कारणवश। मान लीजिए कार्यकाल ही पूरा हो गया, तो सरकार चेंज हो जाती है, और सरकार चेंज होने के बाद जब दूसरी सरकार आती है, तो राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है कि वह चाहे तो पहले वाले का विधेयक या बिल को क्या करे, अत्यधिक वीटो शक्ति का प्रयोग करके उसे क्या कर ले, रोक ले। ये राष्ट्रपति के पास पावर होती है। तो अत्यधिक में हम यही लिखेंगे, पहली बात कि इसके तहत राष्ट्रपति किसी बिल को रोक सकता है,
परंतु वह बिल प्राइवेट होना चाहिए, निजी बिल होना चाहिए। और दूसरी बात हमने बताई कि यदि चुनाव के पश्चात किसी कोई अन्य सरकार आती है तो राष्ट्रपति तब भी क्या कर सकता है, पहले वाली सरकार की कोई विधेयक को अत्यधिक वीटो पावर का यूज करके रोक सकता है। ये हमने बताया अत्यधिक वीटो पावर में। दूसरी की अगर बात करें निलंबनकारी की, तो निलंबनकारी में होता है कि राष्ट्रपति किसी भी बिल को एक बार निलंबित कर सकता है, रोक लगा सकता है। राष्ट्रपति एक बार रोक लगा देता है, परंतु अगर पुनः वह बिल आता है तो राष्ट्रपति को पास करना अनिवार्य होगा। निलंबनकारी में ही होता है, ऐसे कहते हैं निलंबित कर दिया गया, तो निलंबित कुछ समय के लिए करेंगे, पुनः अगर दोबारा आया तो दोबारा आने पर उस बिल को पास करना अनिवार्य होगा। बात क्लियर है। तीसरा होता है जेब वीटो पावर। जेब वीटो पावर में होता है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे अपने जेब में, अपने पॉकेट में वह बिल रख ले, और राष्ट्रपति की मर्जी है कि वह बिल अब वो चाहेगा तो पास होगा, नहीं चाहेगा तो कभी नहीं पास होगा। अनिश्चित समय के लिए रोक सकता है कौन? राष्ट्रपति रोक सकता है जब जेब वीटो पावर का प्रयोग कर लेता है। और ऐसा किया भी था किसने? ज्ञानी जैल सिंह ने। ठीक, ज्ञानी जैल सिंह ने ऐसा किया भी था। तो इन्हीं का नाम पूछा जाता है। ज्ञानी जैल सिंह ने कौन सा वीटो पावर यूज किया था? ज्ञानी जैल सिंह। और ये मामला था 1986 का। 1986 का मामला था। ठीक, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे कौन? राजीव गांधी। और यह वीटो पावर लगा किस वजह से था? तो उस समय आया था पोस्ट ऑफिस अधिनियम। पोस्ट ऑफिस अधिनियम आया था, और इसी पोस्ट ऑफिस अधिनियम के खिलाफ ही राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में राजीव गांधी सरकार के खिलाफ पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग किया था। क्या किया था? पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग किया। और मैंने बताया कि निलंबनकारी का प्रयोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था जब सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सन 2006 में। उसके बाद हमने बताया अत्यधिक की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रयोग किया था लगभग 1954-55 के आसपास। और एक एक्ट आया था पिट्सू एक्ट, और उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में अत्यधिक वीटो पावर का प्रयोग किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और अगली शक्ति आप लिखिएगा अध्यादेश शक्ति। अगली शक्ति लिखिएगा अध्यादेश शक्ति। और यहीं से हमारा समाप्त हो जाएगा विधायी शक्तियों के बारे में। अध्यादेश शक्ति छोटा सा टॉपिक है, इसी को समाप्त करिए और विधायी शक्ति हमारी समाप्त हो जाएगी। अध्यादेश ये विधायी शक्ति में अंतिम है, और विधायी शक्ति जैसे ही कंप्लीट होगा कल एक दिन में ही राष्ट्रपति की टोटल शक्तियां खत्म हो जाएंगी और हम बढ़ चलेंगे उपराष्ट्रपति की तरफ। अध्यादेश शक्ति आप सबको पता होगा किस आर्टिकल के तहत आता है? तो ये लाता है आर्टिकल 123 के तहत। राष्ट्रपति की बात करेंगे अध्यादेश की तो वो होता है 123 के तहत। और अगर क्या कहते हैं राज्यपाल की बात करें तो इसी का उल्टा पुल्टा कर दो। अगर राज्यपाल से कहेंगे सेम काम होता है तो राज्यपाल करता है 213 के तहत। इस बात को नोट कर लेना, याद कर लेना। 2 को यहाँ ले जाओ, 1 को यहाँ लाओ, हो गया 123 से 213 हो गया। अब अध्यादेश का मतलब क्या होता है? अध्यादेश का मतलब क्या होता है? तो 2-3 चीज़ें होती हैं इसमें। अध्यादेश में मेनली 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है कि राष्ट्रपति
केंद्र सरकार को सलाह दे सकता है। इसी अध्यादेश के तहत केंद्र सरकार को सलाह देता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति केंद्र सरकार को कोई भी एडवाइस दे सकता है, सलाह दे सकता है, परामर्श दे सकता है। दूसरी बात, अगर दूसरी बात करें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यदि सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश लाकर किसी भी कानून को लागू कर सकता है। कानून को लागू कर सकता है। ये बात कही गई अध्यादेश के सेकंड पॉइंट में। यही आप लोग नोट करिए, जल्दी से समाप्त हो जाएगा ये अध्यादेश का टॉपिक। हमने कहा पहली बात तो केंद्र सरकार को सलाह देता है राष्ट्रपति, किसके तहत? आर्टिकल 123 के तहत। अब अध्यादेश की बात कही गई, हमने ये कहा कि मान लीजिए कि प्रेजेंट टाइम में इस टाइम भी कोई भी सत्र नहीं चल रहा है। आज के टाइम पे कोई सत्र नहीं चलता है अगर आज के दिन की बात करें। लेकिन मान लो कि देश को कोई एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं कानून की ज़रूरत पड़ गई। जैसे एग्जाम्पल में हम कहते हैं क्या, समान नागरिक संहिता की ज़रूरत पड़ गई तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अगर आज चाहे तो समान नागरिक संहिता को क्या करेगा? लागू कर देगा। ठीक, लागू कर देगा। लेकिन एक कंडीशन लिखी गई है, हम इसे इरेज कर रहे हैं। कंडीशन ये लिखी हुई है कि राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में तो लागू कर देगा, बिल्कुल सही बात है। किसके तहत? 123 के तहत। लेकिन मान लो क्या निश्चित है कि 6 महीने के भीतर उस कानून को 6 महीने के भीतर संसद में पास होना अनिवार्य होता है। आप लिखोगे, जहां आप लिखे थे लागू कर सकता है ना, तो आप आगे लाइन चेंज करके लिखोगे तत्पश्चात उस कानून को 6 महीने के भीतर संसद मतलब दोनों सदनों में पास होना अनिवार्य होता है। पास होना अनिवार्य होता है। ठीक, आगे लाइन करके लिखोगे अन्यथा उस कानून को रद्द कर दिया जाता है। अन्यथा उस कानून को रद्द कर दिया जाता है। उस कानून को रद्द कर दिया जाता है। ठीक, नोट करके 2 पॉइंट लिख लो, पूछा जाता है एग्जाम में। नोट करके 2 पॉइंट लिखना और सबसे पहले लिखो, बातें क्लियर है, अध्यादेश समझ में आया है कि जब कोई सत्र ना चल रहा हो उस टाइम भी कोई कानून बन सकता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 123 के तहत। परंतु उस आर्टिकल को, उस क्या कहते हैं कानून को 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों की क्या होनी चाहिए?
पास होना अनिवार्य होता है संसद के दोनों सदनों में। यदि ऐसा नहीं होगा 6 महीने के भीतर तो देन उस कानून को समाप्त माना जाएगा, रद्द माना जाएगा, खत्म माना जाएगा। बातें क्लियर है? 2 पॉइंट करके आप लिखना, नोट करके 2 पॉइंट लिखना है। पहली बात लिखिए राष्ट्रपति के अध्यादेश, लिखिएगा वैसे ही अब नहीं लिख रहे हैं आप, लिखिए राष्ट्रपति के अध्यादेश या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा, पहली बात है कि जो अध्यादेश शक्ति है, कोई अध्यादेश लाता है राष्ट्रपति तो आप उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हो। कि क्या ज़रूरत थी? ये इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी ने यह काम कई बार किया है कि सत्र ना चल रहा हो, इसके बाद भी राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश पारित कराकर, कानून बनाकर लोगों को क्या कर दिया गया? अंदर कर दिया गया। या जो भी ज़रूरत रहती थी उस टाइम पर इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी के समय में यह काम बहुत हुआ था। तो कह दिया गया कि यदि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट भी जा सकते हो, न्यायालय जा सकते हो। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, किसी भी कानून को, लिखिएगा किसी भी कानून को बार बार, किसी भी कानून को बार बार अध्यादेश के द्वारा लागू करने पर, किसी भी कानून को बार बार अध्यादेश द्वारा पास किए जाने पर या लागू किए जाने पर संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। और अगर किसी को पढ़ना हो तो एक काम करना, एक है कृष्ण कुमार, देखते हैं कितने लोग पढ़ते हो, कृष्ण कुमार वर्सेस बिहार राज्य। एक मामला गया था और ये मामला किससे संबंधित था? ये मामला था लगभग 329 संस्कृत विद्यालय से संबंधित मामला है। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि बार बार कोई कानून अध्यादेश द्वारा पारित होता है तो उसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। तो ये था हमारा राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, जो कि एक केस अगर जिसे पढ़ना हो तो वो पढ़ सकते हो कि किस प्रकार से बिहार सरकार ने 329 संस्कृत विद्यालयों की स्थापना कर डाली है। ये हुआ था 2014 में, बहुत पुराना केस नहीं है, यही 2014 में ही हुआ था जब नीतीश कुमार की गवर्नमेंट थी, उसी टाइम ये सब हुआ है। ठीक, तो कृष्ण कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 का मामला है। और उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था कि यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई कानून लाएगा और बार बार अध्यादेश के द्वारा ही उस कानून को पारित किया जाएगा तो ये संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक, तो कल हम बात करेंगे इसके आगे, विधायी शक्ति के आगे और न्यायिक शक्ति के बारे में। और कल हम कंप्लीट करेंगे न्यायिक शक्ति, कूटनीतिज्ञ शक्ति, आपातकालीन शक्ति, और राष्ट्रपति। हमारा पूरा टॉपिक कल कंप्लीट हो जाएगा और हम बढ़ चलेंगे उपराष्ट्रपति की तरफ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गुड नाइट, टेक केयर।